नमस्कार बच्चों। हम समाजीकरण की बात कर रहे थे कि समाजीकरण क्या है। समाजीकरण हमने देखा कि सीखने की एक प्रक्रिया है जो आपके आजन्म चलती है, समय स्थान सापेक्ष है। आप जीवन भर जो परिस्थिति धारण करते हैं, उनसे जुड़ी जो भूमिका का निर्वाह करते हैं, आप जीवन पर्यंत सीखते हैं। हमने विभिन्न अवस्थाओं की बात की कि कौन कौन सी अवस्थाएं हैं समाजीकरण के, उद्देश्य क्या है समाजीकरण के। तो आज हम अभिकरण या संस्थाओं की बात करेंगे कि आपकी जो समाज में समाजीकरण की प्रक्रिया चलती है वो आपकी उनमें किन किन समूह या संस्थाओं का योगदान रहता है। मानव के समाजीकरण की प्रक्रिया बड़ी लंबी और जटिल है। हमने पहले ही देखा कि यह जन्म चलने वाली प्रक्रिया है। इस कार्य में अनेक संस्थाओं और समूहों का योगदान होता है। ये संस्थाएं समय समय पर व्यक्ति को विभिन्न बातें सिखाती हैं। कभी तो एक दूसरे की पूरक एवं सहयोगी होती हैं, तो कभी परस्पर स्वतंत्र एवं संघर्षकारी भी होती हैं। बच्चे के समाजीकरण में अनेक प्राथमिक संस्थाओं जैसे परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली, विवाह, नातेदारी समूह और वित्तीय संस्थाओं जैसे विद्यालय, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, व्यावसायिक संगठनों आदि का योगदान रहता है। व्यक्ति इन संस्थाओं एवं समूहों में जितना अनुकूलन करता है, समाजीकरण भी उतना ही सफल माना जाता है। यहाँ हम समाजीकरण की प्रमुख संस्थाओं की बात करेंगे। परिवार समाजीकरण की पहली संस्था मानते हैं। समाजीकरण करने वाली संस्थाओं में परिवार सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि बालक परिवार में जन्म लेता है, परिवार में उसका पालन पोषण होता है, वह अन्य सदस्यों के संपर्क में आता है, संस्कृति को सीखता है, रीति रिवाज, लोकाचार, परंपरा, रूढ़ियाँ, इन सब को वह परिवार में ही सीखता है। तो बच्चा यदि मूल परिवार का सदस्य है तो उसे 4 प्रकार की भूमिकाओं का ज्ञान होता है। वे हम पति, पिता, पत्नी, माता, पुत्र भाई और पुत्री बहन। चूँकि परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है, तो विश्व के सभी समाजों में समाजीकरण की आधारभूत संस्था है। जेल्डिच ने 56 समाजों का समाजशास्त्रीय अध्ययन करके समाजीकरण में माता एवं पिता की भूमिका का पता लगाया। सभी समाजों में पिता साधक नेतृत्व और माता भावात्मक नेतृत्व प्रदान करते हैं। साधक नेता के रूप में पिता ही व्यवसाय का मालिक होता है। सभी शिकायतें उसके पास आती है, वो उनका निस्तारण करता है, बच्चों को दंड देता है, उसे अनुशासन और नियंत्रण में रखता है। और दूसरी तरफ यदि हम देखें तो माता का व्यवहार बच्चों के प्रति स्नेहमयी, घनिष्ठ, हितैषी और भावपूर्ण होता है। वह उदार एवं दंड न देने वाली होती है। सभी समाजों में पत्नी पति से भावनात्मक दृष्टि से बढ़कर होती है। तो हमने देखा कि पिता जो है वो साधक नेतृत्व और माँ भावात्मक नेतृत्व में रहते हैं। परिवार के अन्य सदस्य एवं भाई बहनों का भी बच्चों के समाजीकरण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सदस्यों के पारस्परिक प्रेम, सहयोग, त्याग, अधिकार, बलिदान, सेवा, कर्तव्य निष्ठा आदि से बच्चों में भी सद्गुण जन्म देते हैं। परिवार में आयु, लिंग एवं पद की दृष्टि से विभिन्न प्रकार के व्यक्ति होते हैं, जिनके संपर्क से बच्चा उनके आचरणों का अनुकरण करता है। वह माँ, बहन तथा पिता और भाई में लिंग भेद होने से विषम लिंगियों के प्रति समाज में प्रचलित व्यवहार और मूल्यों को ग्रहण करता है। इस प्रकार से परिवार में छोटी और बड़ी सभी आयु के व्यक्ति होते हैं। बड़े छोटों के प्रति अधिकारों एवं छोटे बड़ों के प्रति कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं, जिससे बच्चा भी उनसे ये कर्तव्य और अधिकारों की व्यवस्था को सीखता है। परिवार का सहयोग एवं भावात्मक वातावरण बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हमने देखा कि ये जो परिवार है वो बच्चे के समाजीकरण में किस प्रकार अपनी भूमिका का निर्वाह करता है। भाषा का प्रयोग भी बच्चा परिवार में सीखता है। परिवार में भिन्न भिन्न स्वभाव एवं रुचि वाले व्यक्ति होते हैं। बच्चा उन सभी के साथ अनुकूलन करना सीखता है। आज्ञा का पालन करना बच्चा परिवार में सीखता है। इससे उसमें आज्ञाकारिता का गुण पैदा होता है। पारिवारिक आदर्श और मूल्य भी बच्चे के भी आदर्श और मूल्य बन जाते हैं। परिवार इसे आदर्श नागरिकता का पाठ पढ़ाता है। वहीं से उसमें प्रेम, त्याग, बलिदान, सहयोग, दया, क्षमा, परोपकार आदि भाव विकसित होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि परिवार शिशु की प्रथम पाठशाला है, क्योंकि बच्चा अपने परिवार के संस्कारों का या अपने परिवार का ही प्रतिरूप होता है। परंतु कभी कभी ये देखने में भी आता है कि बच्चे के समाजीकरण पर परिवार का विपरीत प्रभाव भी पड़ता है। यदि परिवार विपरीत है, माता पिता में अनुभव में तनावपूर्ण संबंध है, माता पिता या भाई बहन अपराधी व्यवहारों में संलग्न है, तो बच्चे पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। बाल अपराध में अपराध से संबंधित हमारे अनेक ऐसे समाजशास्त्रीय अध्ययन हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि माता पिता व भाई बहन अपराधी हैं तो बच्चे में भी उनसे अपराधी प्रवृत्ति शीघ्र सीखता है और अपराधी प्रवृत्तियों की ओर वो उन्मुख होता है।
टर्मन का तो मत है कि केवल वे ही बच्चे विवाह को सुखपूर्ण बना सकते हैं जिनके माता पिता का पारिवारिक जीवन सुखी था। तो इस वाक्य में आपने देखा कि परिवार का बच्चे के जीवन पर कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। यदि माता पिता असंयमी है, झगड़ालू है, तो बच्चे पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। पति पत्नी एक दूसरे के प्रति यदि घृणा, असहयोग का व्यवहार करते हैं तो बच्चे भी वैसा ही व्यवहार करना सीखते हैं। अधिक दंड देने पर कभी कभी बच्चे विद्रोही बनते हैं, उनमें आत्मग्लानि और हीनता का भाव पैदा होता है। माता पिता और परिवारजनों के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विचारों का भी बच्चे के व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि परिवार आपका किसी विशेष राजनीतिक दल की विचारधारा के प्रति मानता है उसको, तो आप देखेंगे कि बच्चे में भी धीरे धीरे उसी विचारधारा की ओर प्रेरित होने के भाव आते हैं। वह भी उसी विशेष राजनीतिक दल को ही मानने लगता है। बड़ा होकर वह उसी को ही अपना दल मानता है या उसी के प्रति वो अपनी जो भावना है वो पैदा करेगा, लोगों को उसी को दल वोट देने के लिए कहेगा। तो आप देखते हैं कि अगर आपके परिवार धार्मिक विचारों का है, आपके परिवार में धर्म को अधिक महत्व दिया जाता है, तो आप बच्चा भी बड़ा होकर वैसा ही बनता है। दूसरा है क्रीड़ा समूह। सामाजिकरण की दृष्टि से बच्चों के लिए क्रीड़ा समूह अथवा खेल समूह भी एक महत्वपूर्ण प्राथमिक समूह है। परिवार के बाद वह अपने हमजोलियों खेल के साथियों के संपर्क में आता है जो उसके हम उम्र होते हैं। ये लोग उसे अपनी परिस्थितियों, वर्ग के मूल्यों से परिचित कराते हैं। खेल समूह में बच्चा खेल के नियमों का पालन करना सीखता है। वह दूसरों के नियंत्रण में रहना और अनुशासन का पालन करना भी सीखता है। उसमें नेतृत्व के गुण विकसित होते हैं तथा लोगों को नियंत्रण में, अनुशासन में रखना भी सीखता है। वह खेल में हार और जीत होने पर परिस्थितियों से अनुकूलन करना भी सीखता है। खेल के दौरान ही वह पारस्परिक सहयोग, प्रतिस्पर्धा और स्वस्थ संघर्ष की भावनाएं भी ग्रहण करता है। रिजमैन के अनुसार खेल समूह वर्तमान समय में समाजीकरण करने वाला एक महत्वपूर्ण समूह है, क्योंकि आजकल व्यक्ति मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देश के लिए अपने हम उम्र के लोगों पर अधिक निर्भर है। इसलिए व्यक्ति अपने निर्णयों के लिए मित्रों की सलाह को अधिक महत्व देता है। रिजमैन का मत है कि आज का व्यक्ति दूसरों द्वारा अधिक निर्देशित है, जबकि ग्रामीण एवं आदिम समाजों के लोग परंपराएं स्वनिर्देशित होते हैं। तीसरा है पड़ोस। पड़ोस का भी बच्चे के समाजीकरण में महत्वपूर्ण योगदान है। बच्चों के ही नहीं वरन युवकों के समाजीकरण में भी पड़ोस का विशेष योगदान होता है। शहरों की तुलना में गांवों में पड़ोस का अधिक महत्व होता है। बच्चे अनजाने में ही अपने पड़ोसियों से कई बातें सीखते हैं। प्रशंसा, निंदा, समाज सम्मत व्यवहार करना, ये सब चीज़ें कई बार बच्चे पड़ोसियों से भी सीखते हैं। नातेदारी समूह। नातेदारी में हम रक्त और विवाह संबंधी दोनों ही रिश्तेदार हमारे आ जाते हैं। भाई बहन, पति पत्नी, साले साली, सास ससुर, देवर भाभी, मामा मामी, चाचा चाची, ये सभी हमारे नातेदार हैं। इन सभी के प्रति भी हमें भिन्न भिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभानी होती है। किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, किसके साथ हंसी मजाक है, आदरपूर्ण व्यवहार है, ये सारी चीज़ें हम समाजीकरण के द्वारा इनसे सीखते हैं। विवाह का भी व्यक्ति के जीवन पर बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। विवाह के बाद लड़के एवं लड़की को पति व पत्नी की भूमिका निभानी होती है। विवाह के बाद लड़के लड़की को नए दायित्व का निर्वाह करना होता है। उन्हें एक दूसरे के लिए त्याग करना होता है, निष्ठा रखनी होती है। तो ये संस्थाओं के अतिरिक्त अनेक वित्तीय संस्थाएं भी हैं जो समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जैसे शिक्षण संस्थाएं। शिक्षण संस्थाओं में हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ आदि को लेते हैं। शिक्षण संस्थाओं में बच्चा प्रमुख रूप से गुरुजनों, अपनी पाठ्य पुस्तकों, साहित्य तथा कक्षा के साथियों से अनेक बातें सीखता है। कोई ना कोई अध्यापक उसका मॉडल अवश्य होता है जिसके अनुरूप वह अपने आप को ढालना चाहता है। अध्यापक के आदर्श, विचार, आचरण, रहन सहन का ढंग भी छात्र अपनाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ शिक्षण संस्थाओं में भी सीखते हैं। दूसरी है राजनीतिक संस्थाएं। व्यक्ति के समाजीकरण में राजनीतिक संस्थाओं का भी योगदान होता है। ये संस्थाएं व्यक्ति को आत्मबोध कराती हैं। तानाशाही एवं प्रजातंत्रीय शासन में भिन्न भिन्न प्रकार का समाजीकरण होता है। तानाशाही सरकार में व्यक्ति के जीवन में सुरक्षा की भावना कम होती है, अतः उसके स्वाभाविक विकास में बाधा पड़ती है। जबकि प्रजातंत्रीय राज्य में सरकार लोगों की भलाई, शिक्षण एवं कल्याण के लिए कार्य करती है। इससे व्यक्ति को व्यक्तित्व निर्माण के सुअवसर प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, इसी प्रकार आपकी सांस्कृतिक संस्थाएं हैं, व्यवसाय समूह है। ये सभी आपके समाजीकरण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इन सभी संस्थाओं में आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। जैसे धार्मिक संस्थाओं में पवित्रता, न्याय, शक्ति, कर्तव्यपरायणता, दया, ईमानदारी के गुण सिखाए जाते हैं।
सांस्कृतिक संस्थाओं में आप संगीत अकादमी है, नाटक मंडली है, कवि सम्मेलन है, क्लब है, यह आपके संस्कृति को से परिचित कराने में आपको योगदान देते हैं। इनमें आप वेशभूषा, साहित्य, संगीत, कला, भाषा आदि को सीखते हैं। इस तरह आपने देखा कि व्यक्ति के समाजीकरण में अनेक कारकों का योगदान होता है। डेविस का मत है कि व्यक्ति दो भिन्न प्रकार के संचरण की उपज है, अनुवांशिक और सामाजिक। माता पिता के जो आपके जीन्स हैं, गुणसूत्र हैं, इसके द्वारा व्यक्ति को शारीरिक क्षमताएं प्राप्त होती हैं। जीव विज्ञान की एक शाखा अनुवंशिकी मानव की इस जैविक विरासत का अध्ययन करती है। दूसरी ओर हमारी एक सामाजिक सांस्कृतिक सीख तथा प्रतीकात्मक संवहन द्वारा व्यक्ति को सामाजिक विशेषताएं प्राप्त होती हैं। यह कार्य विभिन्न प्राथमिक और द्वितीयक संस्थाओं द्वारा किया जाता है। ये प्राथमिक और द्वितीयक संस्थाएं या प्राथमिक और द्वितीयक समूह की बात हमने समूह वाले चैप्टर में की थी। जैविक विशेषताएं व्यक्ति की सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण अनुकूलन की क्षमता को तय करती हैं। तो आपका डेविस ने दो प्रकार के संचरण की उपज माना आपको, आनुवांशिक और सामाजिक। आनुवांशिक में वो कहते हैं कि आपके जीन्स, आपके गुणसूत्र आपकी शारीरिक क्षमताओं में सहयोगी हैं। तो सामाजिक संचरण में वो आपके प्राथमिक और द्वितीयक संस्थाओं पर सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा जो आपने सीखा वो आपके व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे समाजीकरण के सिद्धांत कि समाजीकरण के किन किन विद्वानों द्वारा कौन से सिद्धांत दिए गए। इन सिद्धांतों में क्या कहा गया कि किस प्रकार आपका स्व विकसित होता है, ये स्व किस प्रकार विकसित होकर समाज में योगदान देता है। जैसे खुले ने आत्मदर्पण दर्शन का सिद्धांत दिया, तो आपको ये याद रखना है कि कूले के सिद्धांत क्या है। समाजीकरण का सिद्धांत आत्मदर्पण दर्शन का सिद्धांत है। इनके सिद्धांत ने कौन सी बुक में दिया, ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर में इन्होंने अपना ये सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत में ये तीन प्रमुख बातों की बात करते हैं जो कि हम कल विस्तृत सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसमें बात करेंगे। इस तरह हम एक मीड का सिद्धांत देखेंगे। मीड ने अपना सिद्धांत अपनी कृति माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी में दिया। ये आप बुक्स ज़रूर याद रखेंगे क्योंकि ये बुक्स ही आपसे पूछी जाती हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, या आप जब अपने फाइनल एग्ज़ाम देंगे तो उसमें एक लाइन का जो आंसर आता है उसमें पूछ लिया जाएगा कि मीड का समाजीकरण का सिद्धांत कौन सी कृति में दिया। कूले के सिद्धांत को क्या कहा जाता है, तो कूले का सिद्धांत कहलाता है लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी या आत्मदर्पण दर्शन का सिद्धांत। कौन सी बुक में दिया, तो ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर में दिया। इसी तरह आपका फ्राइड का सिद्धांत है, तो फ्राइड का सिद्धांत आपका क्या सिद्धांत है, उसमें उन्होंने इड, ईगो और सुपर ईगो की बात की। आपका दुर्खिम का सिद्धांत है। तो ये सारे सिद्धांतों की बात हम कल नेक्स्ट उसमें करेंगे। हम विस्तार से देखेंगे कूले का सिद्धांत, मीड का सिद्धांत, फ्राइड का सिद्धांत। तो कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि वो इड क्या है, ईगो क्या है, सुपर ईगो क्या है। ये तीन अवधारणाओं की बात समाजीकरण के सिद्धांत में किस विद्वान के द्वारा की गई, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इड, ईगो, सुपर ईगो की बात फ्राइड करता है। आपके स्व का सिद्धांत दिया जो मीड ने दिया, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी में दिया। आपकी लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी कूले ने दी, कौन सी बुक में दी, ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर में दी। और इसके अलावा हम समाजीकरण से जुड़ी अवधारणाएं भी देखेंगे कि नकारात्मक समाजीकरण क्या है। कि नकारात्मक समाजीकरण में जब आप समाज के द्वारा जो स्वीकृत व्यवहार नहीं है, जब आप उनको सीखते हैं या समाज के मूल्यों, आदर्शों के विपरीत आप जब व्यवहार करते हैं तो वो आपका नकारात्मक समाजीकरण कहलाता है। जैसे एक बच्चा चोरी करना सीखता है, गाली देना सीखता है, आज्ञा का उल्लंघन करता है, कानून की अवहेलना करता है, तो उसे आप समाज विरोधी कहेंगे। तो ये समाज विरोधी व्यवहार क्या कहलाता है, आपका नकारात्मक समाजीकरण कहलाता है। इसी तरह आपकी एक अवधारणा आती है विसमाजीकरण या डीसोशलाइजेशन। अब डीसोशलाइजेशन क्या हो गया कि आप पहले से सीखे हुए व्यवहारों को भुला देना, अर्थात व्यक्ति का जो पहले समाजीकरण हुआ है उसे उसने समाप्त कर दिया। तो ये आपका क्या है, विसमाजीकरण। एक आपका आता है पुनर्समाजीकरण। पुनर्समाजीकरण मतलब रीसोशलाइजेशन। किसी व्यक्ति द्वारा पहले सीखे गए व्यवहारों को भुलाकर उसे नया व्यवहार सिखाना ही पुनर्समाजीकरण है। कि एक व्यक्ति अपने जीवन काल में अपने विचारों, मूल्यों, अभिवृत्तियों, व्यवहारों में नई भूमिकाएं ग्रहण करने के साथ साथ परिवर्तन लाता है। इसे हम तत्समाजीकरण भी कहते हैं। इसके अलावा पूर्वाभासी समाजीकरण कि भविष्य में जो स्थिति आने वाली है उसकी पहले से अभ्यास या तैयारी करना आपका पूर्वाभासी समाजीकरण है। तो ये हमने समाजीकरण से जुड़ी कुछ अवधारणाएं देखी। कल हम इसके सिद्धांतों की बात करेंगे। धन्यवाद।